हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ये आपका जुलाई 2013 का ही पेपर है, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम इंग्लिश देखेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 2 ली थी और लेवल 2 वालों के लिए है। पहला है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पे है राजा रवि वर्मा वॉज द इंडियन किंग एंड पेंटर हुज पेंटिंग्स ब्रॉट ए मोमेंटस टर्न इन इंडियन आर्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो राजा रवि वर्मा है वो इंडियन किंग और कौन थे, पेंटर थे, जिनकी पेंटिंग जो है वो एक मोमेंटस टर्न लाई थी इंडियन आर्ट में, ठीक है। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट टर्न लेकर आई थी। हिज वर्क्स ऑन ग्रेट इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत ब्रॉट द ओमनी प्रेजेंट डाइटीज टू द सराउंडिंग ऑफ द अर्ली वर्ल्ड। उनका जो काम था ग्रेट इंडियन एपिक्स किस पे, रामायण और महाभारत पे, ओमनी प्रेजेंट डाइटीज, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, ठीक है, और डाइटीज मतलब देवता। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो रामायण और महाभारत पे किया था, जो क्या लेके आई थी पूरे संसार में एक सर्वव्यापी, जो एक देवता वाला एनवायरनमेंट जो होता है ना, भगवान का एनवायरनमेंट, दैट वाज ब्रिंग डाउन। दिस शोड एक्सीलेंट फ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट विद यूरोपियन रियलिज्म। ये जो वर्जन था वो एक्सीलेंट फ्यूजन था, फ्यूजन मतलब मिलना, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का, भारतीय परंपरागत कला, और यूरोपियन रियलिज्म। ये रियलिज्म का मतलब क्या होता है, रियलिज्म होता है जब आप किसी भी चीज को एज इट इज वहां से उतारते हो, यानी कि यथार्थवाद जो होता है। दीज पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस फ्यूचर जनरेशन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लिटरेचर एंड फिल्म्स। इनकी जो पेंटिंग है उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया और साथ में लिटरेचर और फिल्म्स जो हैं उनको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। His representation of the mythological characters has become a part of the Indian imagination of the classic। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके, वो एक इंडियन इमेजिनेशन जो है, मतलब भारतीय जो इमेजिनेशन है क्लासिक का, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल। उनकी जो स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गॉडी और सेंटिमेंटल है। गॉडी मतलब एक ऐसी चीज़ होना जिसमें हम बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ों को ऐड कर देते हैं। रवि वर्मा वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 29 एंड 1848 इन किलीमन्नूर प्लेस इन केरला। जो रवि वर्मा है वो 29 अप्रैल 1848 को पैदा हुए थे किलीमन्नूर प्लेस में, केरला में। रवि वर्मा वॉज ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जो रवि वर्मा है वो जिस एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप किए गए थे वो एनवायरनमेंट कैसा था, कला का और कल्चर का। एट द एज ऑफ 7 ही स्टार्टेड पेंटिंग एंड फिगर ऑफ एनिमल्स। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने एनिमल्स का जो फिगर है, जानवरों की पेंटिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया था, एक्ट करना शुरू कर दिया था। सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ ऑन द वॉल ऑफ विथ चारकोल। दीवार पे जो चारकोल है उसके साथ वो डेली लाइफ के जो सीन्स हैं उनको भी बनाते थे। As he grew up, he was exposed to the famous painting of Italian painter। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको जो एक्सपोजर दिया गया था वो इटालियन पेंटर्स की जो फेमस पेंटिंग है उनके बीच में दिया गया। Here he was using indigenous paints made from the leaves and flowers। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो इंडिजिनस मतलब मूल स्थान जहाँ से वो पेंटिंग है वहाँ से लीव्स और फ्लावर्स जो है उन वाले पेंट को यूज किया था। He enhanced his creativity by listening to the music of veteran watching कथकली। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को और एनहेंस किया, कैसे, जब वो बहुत ज़्यादा वेटरान एक्टर होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं, ठीक है, उन एक्टर्स के जो कथकली डांस है उसको देखा। कथकली एक फोक डांस होता है। फ्रॉम गोइंग थ्रू द मनुस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड इन एंशिएंट फैमिलीज। जो मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो लिखी हुई एक मनुस्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ वर्जन होता है, जो पुरानी फैमिलीज हैं वहां पे प्रिजर्व करके उसको रखा जाता है। एंड लिसनिंग टू द आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक्स। और वो क्या करते थे, सुनते थे जो आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन था उसको। राजा रवि वर्मा इज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज पेंटिंग ऑफ द ब्यूटीफुली साड़ी क्लेड विमन। जो राजा रवि वर्मा है वो किस लिए याद किए जाएंगे, अपनी पेंटिंग्स के लिए, जहाँ पे एक औरत जो है वो साड़ी को लपेटे हुए है। हु वर डिपिक्टेड एज ग्रेसफुल एंड शेपली। जिसको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि वो ग्रेसफुल भी थी और जो शेप है वो प्रॉपर थी।
अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द थीम ऑफ राजा रवि वर्मा फेमस पेंटिंग वर। जो राजा रवि वर्मा है उनकी फेमस पेंटिंग्स की जो थीम है वो क्या थी? डाइटीज, एनिमल्स एंड हैबिटाट्स, नेचुरल सीनरी एंड फीमेल फिगर। राजा रवि वर्मा ने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया था? रामायण और महाभारत पे। उसमें क्या था? ओमनीप्रेजेंट डाइटीज, यानी कि जो देवता थे उनके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। He was especially able to access historical documents in the possession of। वो जो है वो स्पेशली एबल थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। पजेशन जब होता है ना, कोई चीज़ बिकती है या कोई चीज़ नीलामी होती है उसमें। नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट देम, सर्टेन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, हिज फैमिली मेंबर्स इन किलीमैनूर। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे किलीमैनूर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेशनल म्यूजियम, जो राष्ट्रीय म्यूजियम होते हैं वो उनको सुरक्षित करके रखते हैं, तो वो उनकी नीलामी नहीं करते। कुछ इंडिविजुअल्स नहीं, ऐसी फैमिली से जिन्होंने उनको क्या किया था? इनहेरिट किया था। इनहेरिट मतलब ट्रांसफर किया था। तो ये वो जो है वो स्पेशली एबल थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए पोजेशन में। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिलीज जो है उन्होंने उनको इनहेरिट किया था। एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट, रवि वर्मा's स्किल वर इन्फ्लुएंस्ड वाई। जैसे जैसे उनकी क्राफ्ट जो है उसमें मेच्योरिटी आई, तो रवि वर्मा की जो स्किल है वो किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? इटालियन आर्टिस्ट, इंडियन सिनेमा, एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट एंड नन ऑफ दीज। तो जैसे जैसे उनकी क्राफ्ट मेच्योर होने लगी थी, उनकी आर्ट में जो एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट है उसका इन्फ्लुएंस आने लगा था। ठीक है, तो इटालियन आर्टिस्ट कौन था? इटालियन पेंटर थे। जब वो जैसे जैसे ग्रो हुए तो उनको एक एक्सपोजर मिला था। किसका? इटालियन आर्टिस्ट का। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? जैसे वो अपने क्राफ्ट में मेच्योर हुए, रवि वर्मा की स्किल जो है वो सबसे ज्यादा एंशिएंट जो मनुस्क्रिप्ट है उससे प्रभावित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। His style is criticized for being too gaudy and sentimental। उनकी स्टाइल को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गॉडी और सेंटिमेंटल थी। इसका मतलब है कि उनके काम को कैसे कैरेक्टराइज किया गया? पेल कलर्स एंड सैड एटमोसफेयर, अनरियलिस्टिक इमेजेस, लैकिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेप्थ, स्ट्रॉन्ग कलर्स एंड इमोशनली अपीलिंग। गॉडी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स जो होते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे यूज़ किया जाता है, बहुत तड़क भड़क जो होता है। तो यहाँ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कलर्स इज डिटरमाइनिंग गॉडी। और सेंटिमेंटल मतलब इमोशनली अपीलिंग। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन में होते हैं देन वी यूज द टर्म सेंटिमेंटल। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक मीन्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लास्ट का पार्ट है कि जो आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन था इन एपिक्स का, इसका मतलब है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? पॉपुलर राइटिंग ऑफ हिज टाइम, यूनिक रेंडरिंग ऑफ द ओल्ड मैथोडोलॉजीज, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन एपिक्स, अनयूजुअल एंड रेयर मिथ्स फाउंड इन लीजेंड्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो एक्सट्रैक्ट है, एक जो लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन था एपिक्स का, इस लाइन का क्या मतलब है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो इंडियन एपिक्स थी उसका जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है उसमें उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, जो इंडियन एपिक्स होती है उसका जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन था उसमें सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टेड थे। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड। जो मिनिमाइज्ड वर्ड है उसका यहाँ पे अपोजिट पूछा है आपसे। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड, क्रिटिसाइज, एक्सपोज्ड एंड एनहेंस्ड। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिमाइज्ड का क्या हो जाएगा? अपोजिट एनहेंस्ड। क्रिटिसाइज मतलब किसी को सबसे ज्यादा ट्रोल करना, एक्सपोज मतलब किसी को एक्सपोजर देना, इन्फ्लुएंस्ड मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होना। द आर्टिकल इज एन, जो आर्टिकल है वो क्या है? फिक्शन है, ऐसे है, बायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी है। तो ऊपर हमने जो भी आर्टिकल पढ़ा है वो क्या है? ये क्या है? एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होती है? किसी की भी जीवनी के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जहाँ पे खुद कोई इंसान अपनी ही जीवनी के बारे में लिखता है। ऐसे क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को एक निबंधात्मक तौर पे लिखते हैं। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन होता है जब हम आर्टिफिशियल यानी कि जो फिक्शन ड्रामा होता है, काल्पनिक ड्रामा जिसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फिक्शन। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट्स एसोसिएशन विद। जो फोकस होता है सब्जेक्ट का एसोसिएशन के साथ,
स्कल्पचर में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में। तो यहाँ पे पूछा है कि जो रवि वर्मा थे उनका मेन फोकस जो था वो किस चीज के साथ एसोसिएशन में था, तो वो मेनली फोकस थे पेंटिंग के ऊपर। और सिनोनिम फॉर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को चिरस्थायी, ठीक है, जो सर्वव्यापी होती है। तो यहाँ पे सिनोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, जो सारी दुनिया में विद्यमान रहती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब है आपका नेक्स्ट पैसेज, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 130 to 135। अब हमें ये पैसेज पढ़ना है। द सीन प्रेजेंटेड बाय ए कम्युनिटी ऑफ बीज इज मोर एस्टोनिशिंग। बेसिकली हनी बीज जो होती है उनकी जो कम्युनिटी है उसके थ्रू एक सीन प्रेजेंट किया गया है जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक। द मोर वी बिकम एक्वेंटेड विद इट्स डिटेल, हम जितना ज्यादा क्या होते हैं, जानकारी लेते हैं इनके बारे में, उतना ज्यादा हमको आश्चर्य होता है। एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्य और एक्वेंटेड मतलब होता है जानकारी या फिर किसी भी चीज से अवेयर होना। ईच हाइव इज ए कॉमनवेल्थ ऑफ विच द क्वीन इज नॉमिनली द हेड। हाइव जो होता है वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो प्रत्येक जो मधुमक्खी का छत्ता है वो क्या है, एक कॉमनवेल्थ है, जिसमें क्वीन जो होती है वो क्या होती है, हेड होती है। नॉमिनली मतलब नाम मात्र, जो क्वीन होती है वो नाम मात्र की हेड होती है। रिसीविंग द ग्रेटेस्ट ऑनर एंड केयर फ्रॉम हर इंडस्ट्रियस सब्जेक्ट, जो क्या करती है, बहुत ज्यादा सम्मान और जो परवाह है उसको रिसीव करती है। इंडस्ट्रियस सब्जेक्ट्स मतलब होता है जो कठोर और परिश्रमी सैनिक होते हैं उनसे। विद अ ग्रेटर विजडम दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मैन, एक बहुत ज्यादा समझदारी के साथ जिसे आप कोई भी आदमी जो है वो क्लेम कर सकता है। These creatures allow no dispute about the succession to the throne to induce them to injure each other। ये जो मधुमक्खियां होती हैं, these creatures मतलब ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं सिंहासन को पाने के चक्कर में। थ्रोन मतलब सिंहासन, ठीक है, और सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार। तो जो सिंहासन है उसके उत्तराधिकार में वो कोई भी जो कियोस है उसको क्रिएट नहीं करती। टू इंड्यूस देम टू इंजर ईच अदर, कि वो एक दूसरे को इंजर्ड करने पे आ जाए। बट दे रिक्वायर द पार्टीज देमसेल्व्स इंडिविजुअली टू सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर, लेकिन वो क्या करती हैं, पार्टीज जो हैं उनको तैयार करती हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि वो जो लड़ाई है उसको एक दूसरे के बीच में वो शांत कर सके। विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इंटरफेरेंस विद द ड्यूटीज ऑफ द हाइव, बिना किसी लंबे इंटरफेरेंस के जो छत्ते की ड्यूटी है उसको निभाते हुए। इंडीड दे मे बी सेड विद ट्रू टू हैव अडॉप्टेड द एडवाइस, शायद ये भी सच है कि उन्होंने इस एडवाइस को बिल्कुल सच मान लिया है। लेट दोज हु मेक द क्वारल्स बी द ओनली वंस टू फाइट, जो लड़ाई का कारण बनते हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, उन्हें ही आपस में फाइट करने दो। ओनली वन क्वीन इज परमिटेड टू होल्ड ऑफिस इन द कम्युनिटी एट ए टाइम, केवल एक क्वीन होती है जो अलाउ होती है ऑफिस में रहने के लिए या ऑफिस को होल्ड करने के लिए और पूरी कम्युनिटी को संभालने के लिए। बट वाइल हर क्लेम्स आर अनडिस्प्यूटेड, लेकिन वो जो भी क्लेम करती है वो हमेशा कैसा होता है, अनडिस्प्यूटेड, मतलब उस पर आप जो है दूसरे मतलब डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकते। शी इज ट्रीटेड विद सिंगुलर रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, उसे हमेशा ट्रीट किया जाता है रिस्पेक्ट और अफेक्शन के साथ, ठीक है। सिंगुलर मतलब होता है विशेष। इंडीड हर प्रेजेंस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन, उसकी जो प्रेजेंस होती है और फ्यूचर जनरेशन का जो प्रोस्पेक्ट होता है, अपीयर द चीफ मोटिव ऑफ द इंसेक्ट्स टू एक्सर्ट देमसेल्फ, उसका मेन मोटिव होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सर्ट कर सके, वो अपने आप को बाहर जो सोसाइटी है उसमें ला सके। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द राइटर्स ऑब्जर्वेशन दैट द बीस सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इंटरफेरेंस विद द ड्यूटीज ऑफ द हाइव सजेस्ट दैट ही और शी इज। राइटर का जो ऑब्जर्वेशन है कि जो मधुमक्खियां होती हैं, दे सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर, वो लड़ाई झगड़े को एक दूसरे के बीच में ही सेटल कर देती हैं बिना किसी प्रोलॉन्ग्ड इंटरफेरेंस। प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला, ठीक है, तो बिना किसी लंबे समय तक रहने वाले इंटरफेरेंस के। विद द ड्यूटीज ऑफ द हाइव, जो छत्ता होता है उसकी ड्यूटीज के साथ। तो वो क्या सजेस्ट करता है, दैट ही और शी इज पॉइंटिंग ए बी कैरेक्टर, observing the traits of worker bees, appreciating the queen bee, condemning the behavior of ill-tempered human beings।
तो ना तो यहाँ पे मधुमक्खी के कैरेक्टर को बताया गया है, ना ही जो वर्कर बीज होती हैं उनके बारे में बताया गया है, ना ही क्वीन बी के बारे में बताया गया है, बल्कि यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको क्या है, कंडेम किया है। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो कभी भी बिना लड़े आपस में काम जो है उसको नहीं करते, जबकि मधुमक्खियां क्या करती हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े को सेटल डाउन कर देती हैं, जिससे जो छत्ते की जो भी हमारी एक ड्यूटीज है वो कहीं भी अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन सजेस्ट दैट द राइटर इज इन इज आउटलुक। जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लेके एक जो विचार रहता है, उसको लेके जो एक प्रोस्पेक्ट रहता है, प्रोस्पेक्ट मतलब कुछ घटित होने की संभावना। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ घटित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें कुछ घटित होने की जो संभावना है वो क्या सजेस्ट करती है कि राइटर जो है वो किस आउटलुक के बारे में बात कर रहा है, एम्बिवेलेंट, नेशनलिस्ट, सिंपैथेटिक एंड एप्रिशिएटिव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो राष्ट्रीयवाद है उसको लेके यहाँ पर बात की जा रही है कि जो राइटर है वो राष्ट्रीयवाद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द पार्टीज इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, जो पार्टीज होती है इस कॉन्टेक्स्ट में जो मधुमक्खियों के जो बीच में झगड़ा होता है उसको शांत करवाती है। दे आर पार्टिसिपेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड बीज। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर पार्टिसिपेंट्स। वो कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द क्वीन बी हैज ए पोजीशन विच गिव्स हर फ्रॉम हर सबॉर्डिनेट। जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, पोजीशन को होल्ड करती है, जो क्या देती है अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो उसके अंडर में काम करते हैं। डिसरिगार्ड बट अफेक्शन, अग्रेसिव डिफेंसिवनेस, एक्सेप्शनल रिजर्वेंस एंड डिवोशन, केयरिंग सपोर्ट एंड इंडल्जेंस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो क्वीन बी होती है वो जिस पोजीशन को होल्ड करती है उसका मेन काम होता है अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या देना, उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट देना, उनको एक डिवोशन देना। डिवोशन मतलब एक केयर जो होती है वो उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मीन्स द बीज आर, अपने आप को क्या करना, एक्सर्ट करना। इसका मतलब क्या है, हनी बीज जो है वो इन्फ्लुएंस रख रही हैं, वो अग्रेसिव है, वो टॉयलिंग में बिजी है, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वो क्या कर रही हैं, अपने आप को टॉयलिंग जो है उसमें बिजी रख रही हैं। टॉयलिंग का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हो। तो यहाँ पे टू एक्सर्ट देमसेल्व्स का मतलब है कि वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो उसमें डालती हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ईच हाइव इज ए कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज, प्रत्येक हाइव जो होता है वो क्या है, कॉमनवेल्थ है। तो यहाँ पे जो हाइव है वो क्या है, ओवर क्राउडेड है, हैज ए क्वीन है, सेल्फ गवर्निंग है, विदाउट ए लीडर है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल्फ गवर्निंग, मतलब खुद से ही चीज जो है वो आपस में हो रही है। तो हर हाइव कैसा होता है, कॉमनवेल्थ जैसा, जिसमें एक क्वीन बी होती है, सबॉर्डिनेट बीज होती है जिन्हें वर्कर बीज बोला जाता है, और ड्रोन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सेल्फ गवर्निंग है, ना तो ये ओवर क्राउडेड है, ना ही क्वीन वाला आएगा, ना ही बिना लीडर के होता है, बल्कि ये सेल्फ गवर्निंग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो कॉमनवेल्थ है उससे इसको कंपेयर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ना तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा होता है और यूजुअली इसका जो पर्पस होता है वो ये है कि कैसे हम अपने काम को इजीली परफॉर्म करते रहें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 136। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी जो है वो शुरू हो रही है। कंपाउंडिंग इज, जो कंपाउंडिंग होती है वो क्या है, स्ट्रिंगिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक। दो वर्ड्स को साथ में जोड़ना, जो पुराने शब्द हैं, जैसे अर्थक्वेक है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ से और क्वेक से। रिमूविंग सीमिंग अफिक्सेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड सच एज फॉर्मिंग एडिट फ्रॉम द एडिटर। इसमें क्या है, जो अफिक्स होते हैं उनको हटा देना एग्जिस्टिंग वर्ड से, जैसे कि फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग में से क्या किया, अब एडिट जो है उसको हमने क्या कर दिया, एडिटर कर दिया, ठीक है। बेसिकली एडिटर में से जो टर है उसको हटा के हमने क्या किया है, एडिट। Joining parts of two or more older words such as forming smoke which comes from smoke and fog, बिल्कुल सही है। जो कंपाउंडिंग होती है उसका मतलब होता है दो या दो से ज्यादा जो पुराने शब्द हैं उनको आपस में जोड़ना। जैसे स्मोक बनता है, स्मोक कैसे बना है, स्मोक
प्लस फॉग से। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन बाय एडिंग अफिक्स टू देम, नए वर्ड्स बनाना एग्जिस्टिंग वन में अफिक्स को ऐड करके, जैसे कि शेमलेस और प्लस नेस, तो ये क्या हो जाएगा शेमलेसनेस। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पुराने शब्दों को आपस में जोड़ना जो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। दोनों ही वर्ड्स कैसे होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं और उनको सेपरेटली डिक्शनरी में बिल्कुल सेपरेट जगह दी गई है। स्मोक का मीनिंग अलग होता है और फॉग का मीनिंग अलग होता है, और ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, स्मोक बना देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर कंपाउंडिंग, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, जो रचनावाद होता है वो एक थ्योरी है जहाँ पे बच्चे स्टडी ए वेराइटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन। डिसिमिलर सैंपल जो है उसको स्टडी करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करते हैं अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, खुद की नॉलेज बनाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में, थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को और अपने एक्सपीरियंस पे उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दे आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज ए वेराइटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थ्योरीज, नहीं, मीडिया को अगर यूज कर रहे हैं तो बच्चे ने कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ किया, कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, खुद से किसी चीज को परफॉर्म करके नॉलेज को गेन करना, ये एक्टिविटी में आता है जहाँ पे हम साइकोमोटर एक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, खुद से अपनी थ्योरी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बाय द टाइम वो थोड़ा सा रिफाइन करता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपने स्कीमा जो है उसको एक्टिवली एक्टिवेट करता जाता है। तो यहाँ पे एसिमिलेशन भी होता है, अडेप्टेशन भी होता है, एकोमोडेशन भी होता है। ई लर्निंग रेफर्स टू, जो ई लर्निंग है उसका मतलब क्या है, एक्विजिशन ऑफ द मदर टंग, learning English language as a first language, use of electronic media and information and communication technologies, a language course for foreign language। ना तो ये कोई कोर्स होता है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, ना ही मदर टंग को एक्वायर करने का तरीका है, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का तरीका है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, सो ई लर्निंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वेब लर्निंग। ठीक है, जहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम होती है, डिजिटल क्लासरूम होती है, ऑनलाइन लर्निंग होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज किया जाता है। आई रिपीट, वर्चुअल क्लासरूम होती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासरूम होती है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, इन सबको यूज करके यहाँ पे ये क्या है, ई लर्निंग दी जाती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, जो इरेगुलर वर्ब है उसका एग्जाम्पल क्या है। इरेगुलर वर्ब होती क्या है, ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें पास्ट टेंस जो होता है ना, वो लास्ट में ईडी जो है उसको लगाकर नहीं बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें पास्ट टेंस जो होता है वो कभी भी ईडी को एंड में लगाकर नहीं बनता। ब्रेक, ब्रोक, ट्रेन, ट्रेनर, वॉक, वॉक्ड, हैप्पी, हैप्पियर। तो यहाँ पे पूछा है कि इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल होगा आपका ब्रेक का ब्रोक। ठीक है, जो इरेगुलर वर्ब होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, बिना ईडी के लगाए पास्ट टेंस में उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन तो यहाँ वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वॉक का क्या है, वॉक्ड। ठीक है, और 2 और 4 जो है, ट्रेन का ट्रेनर नहीं होता है, हैप्पी का हैप्पियर नहीं होता है, इनमें कोई भी वर्ब नहीं है। ट्रेनर क्या है, ट्रेनर ट्रेन करने वाला होता है, सो ट्रेनर इज ए नाउन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। हैप्पी क्या होता है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक है, और हैप्पियर क्या है, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन वर्ब जो है वो क्या है, ब्रेक, तोड़ना एक क्रिया है और उसका पास्ट टेंस क्या है, ब्रोक। यहाँ पे ईडी जो है उसको यूज नहीं किया गया है। A subject centered approach is where learning experiences are organized around। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है वो एक ऐसी अप्रोच होती है जहाँ पे जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, टीचर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, कोर्स कंटेंट एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर
3 जो कोर्स कंटेंट होता है उसके हिसाब से सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को यूज किया जाता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है जिसको हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का जो मैटर होता है वो मेन सेंटर में होता है और उसी के बेसिस पे हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में जो करिकुलम है वो ये डिसाइड करता है कि स्कूल में किस तरीके का कोर्स हमको बच्चे को देना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फोकस्ड ऑन कोर्स कंटेंट। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मींस, जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होता है उसका मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, समेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें ग्रेड दी जाती है और ईयर एंड में इसको एग्जाम को लिया जाता है। बेसिकली इसका मेन काम होता है कि जो लर्निंग आउटकम है उनको देखा जाता है कि बच्चा जो है वो कितना इफेक्टिव तरीके से पूरे साल पढ़ा है और कितना इफेक्टिव तरीके से नहीं। ठीक है, इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन द वर्ड फ्लावर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उनको यूज करते हैं। फोनेटिक सिंबल को यूज किया जाता है जहाँ पे फोनेम जो होती है, फोनेम मतलब जो साउंड होता है उसको हम क्या करते हैं, इजी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में किसी भी लैंग्वेज को आप जब फोनेटिक्स की फॉर्म में लिखते हो तो उसको ही हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे फ्लोर जो है उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको हम लिखते हैं फ्लोर। So the option 3 is correct. Next is the gathering skill while reading is, पढ़ते वक्त जो गैदरिंग स्किल है उसको क्या बोलते हैं, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, पजलिंग आउट और एनालिसिस। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नोट मेकिंग। ठीक है, गैदरिंग स्किल क्या होती है, जहाँ पे हम किसी भी चीज को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो होती है उसे ही हम बोलते हैं गैदरिंग स्किल। एक होता है स्टोरिंग स्किल, स्टोरिंग स्किल मतलब उस चीज को रिटेन करना। एक होता है रिट्राइवल स्किल, रिट्राइवल मतलब उस चीज को उकेरना। ठीक है, तो जो गैदरिंग स्किल होती है ये क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसमें बच्चा जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसके लिए क्या होता है, चीजों का समझ में आना जरूरी होगा। ठीक है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे नहीं, आपको ना इंडेक्स समझ में आ रहा है तो आप चीजों को किस तरीके से नोट जो है वो बना के लिखेंगे। ठीक है, तो जो गैदरिंग स्किल होती है पढ़ते वक्त, दिस इज कॉल्ड योर नोट मेकिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग बोला जाता है। तो बेसिकली नोट मेकिंग जो है वो स्टोरी को, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए हम लिखते हैं। मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शंस टू चूज क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर, स्टेम एंड ए सेट ऑफ ऑप्शन। जो एमसीक्यूज होते हैं दे हैव ए स्टेम एंड ए सेट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आइटम जो होते हैं ना वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जो आंसर जो है उसको सेलेक्ट हम करते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा, इसकी 4 ब्रांचेस होंगी और वहां पे क्या है, ऑप्शंस लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज में बेसिकली मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक स्टेम होती है, एक की होती है और एक होता है नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, जो की होती है और जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें साथ में हम बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक है, की जो होती है और जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें साथ में क्या बोला जाता है, ऑप्शंस। जो एमसीक्यूज में ऑप्शंस होते हैं ये सारे क्या है, की है और डिस्ट्रैक्टर है। स्टेम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यूज कंसिस्ट ऑफ ए, तो ये क्या है, स्टेम है। ये चारों ऑप्शंस क्या है, की है या फिर डिस्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो की जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है और जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेम एंड ए सेट ऑफ ऑप्शंस। Abilities for adaptive and positive behavior that enable student to deal effectively with everyday demands and challenges are, जो एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी क्या होती है, फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है और जो भी बिहेवियर को हम अडेप्ट करते हैं वो बच्चों को इस लायक बनाता है कि वो हर दिन जो चैलेंज आते हैं या हर दिन की जो डिमांड है उसके साथ वो इफेक्टिवली डील कर सके। तो वो क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग डोमेन, लाइफ स्किल एंड लर्निंग मेथड। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइफ स्किल।
लाइफ स्किल जो होती है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल को इस लायक बनाती है कि वो नॉलेज को, अपनी वैल्यूज को, उनको डेली जो बिहेवियर है उसमें शो कर सके। इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, ये लाइफ स्किल जो है उन पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 146। A self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea is। एक सेल्फ कंटेंट यूनिट मतलब खुद से कंटेन की गई यूनिट जो होती है, जिसमें हम जो भी लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट या आइडिया से जो है वो कनेक्ट करता है। उसे ऐसे बोलते हैं, पोयम बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं या स्टेटमेंट बोलते हैं। उसे बोला जाता है आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, राइटिंग को लिखते हैं। एक छोटा सा पीस होता है ये, जिसमें हम अपने दिमाग के जो आइडियाज है उनको कंट्रोल करके इसमें लिखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ जो होता है वो बेसिकली बहुत समराइज फॉर्म में लिखा जाता है। जबकि अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे जो होता है उसमें किसी भी इंसान के खुद के एक्सपीरियंस जो है उनको हम क्या करते हैं, वाइट फॉर्म पे लिखते हैं। पोइट्री जो होती है वो पोयम वगैरह होती है जिसको हम छोटे से फॉर्म में लिखते हैं। द फॉलोइंग इज ए कंडीशनल सेंटेंस। इनमें से कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, आई हैव टू गो टू वर्क इफ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई। ऑब्वियसली यही क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। शट द डोर इट्स अ सनी डे इजंट इट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कंडीशनल सेंटेंस पूछा है। कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है कि जैसे एक तो होता है जिसमें आपसे कंडीशन दी गई है कि अगर सी स्टॉर्मी है तो वेव्स जो है वो कैसी हैं, हाई है। ये कंडीशन है। अगर सी स्टॉर्मी नहीं होगी तो वेव्स जो है वो हाई नहीं होंगी। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, यही कंडीशनिंग है। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंडीशन में लगा है। शट द डोर, दरवाजा लगाओ। इट्स अ सनी डे, ये सनी डे है, क्या ये नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद इन एन इंस्टीट्यूशन। एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है उनकी शेयरिंग को क्या करती है, इनेबल करती है विद इन एन इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूट में ही जो इस रिसोर्स है उनको शेयर करना। इंटरनेट, इंट्रानेट, टेलीफोन, ऑडियो, वीडियो, कैसेट। तो जो इंट्रानेट होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करता है। इसमें जो सिक्योरिटी होती है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से सराउंड होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी जो है उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है और एक ऑथोराइज्ड यूजर और ऑथोराइज्ड नेटवर्क जो है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। Encouraging the student to love the world and to imagine a peaceful future। एक बच्चे को एनकरेज करना संसार को प्यार करने के लिए और इमेजिन करना एक पीसफुल फ्यूचर के लिए। एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर द अदर्स। और बच्चे की परवाह करना और बच्चे को एनकरेज करना दूसरों के लिए केयर करने के लिए। इट कम्स अंडर विच एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एकेडमिक, वैल्यूज एंड वोकेशनल। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वैल्यूज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की परवाह करना सिखा रहे हैं, एक पीसफुल फ्यूचर है। तो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है वो बेसिकली बच्चे के अंदर जो मोरल क्वालिटीज होती हैं उनको डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर बच्चे के अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, इन सबको लेके बच्चे को नॉलेज दी जाती है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, जो हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करते हैं, हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। A communication technique that requires the listener to feedback what they have heard in their own word। जो कम्युनिकेशन टेक्निक होती है जो कि किसी भी लिसनर को इस चीज के लिए रिक्वायर करती है, फीडबैक के लिए, कि उन्होंने जो भी सुना है अपने ही वर्ड में, टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए। देन व्हाट इज लिसनिंग, एक्टिव, एप्रिशिएटिव, इंफॉर्मेटिव एंड पैसिव। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, जो एक्टिव लिसनिंग होती है उसमें क्या होता है, बच्चा वो ध्यान लगा के चीजों को सुनता है, एक इंटरेस्ट के साथ बच्चा सुनता है और फिर जो स्टेटमेंट होता है वो एक प्रॉपर वे में कन्वे किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो क्या करता है, एक इफेक्टिव तरीके से जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है दूसरा बंदा उसको इफेक्टिव तरीके से आगे कन्वे करेगा। जो एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है इसको हम क्या करते हैं, अपने फन के लिए सुनते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए सुनते हैं। ठीक है, जो पैसिव लिसनिंग होती है
इसमें क्या होता है, जैसे रेडियो से आप सुन रहे हो या फिर एफएम आप सुन रहे हो, तो उसमें मतलब आप जबरदस्ती उस चीज को एक पैसिव मोड पे सुनते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग होती है उसमें इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज है उसको समझना मेन कंसर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव लिसनिंग। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये पेपर समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।